9 फरवरी 2002 की रात दिल्ली का एक बहुत ही शानदार शादी समारोह। हर तरफ चमक दमक है, बेहतरीन खाना है और तेज संगीत की गूंज। हाँ बिल्कुल, मतलब एक ऐसा जश्न जहाँ हर कोई पूरी तरह से सुरक्षित और खुश महसूस कर रहा है। लेकिन तभी इस भारी भीड़ के बीच 2 लोग आते हैं। वो एक 25 साल के युवा को जबरदस्ती अपने साथ लेते हैं, कार में बिठाते हैं और बस वहां से चले जाते हैं। सबसे खौफनाक बात तो ये है कि उन अपहरणकर्ताओं के चेहरों पर ना तो कोई नकाब था और ना ही पकड़े जाने का कोई डर था। हाँ, और देखिए यही वो चीज है, वो जो अहंकार है ना, जो इस पूरी घटना को एक साधारण अपराध से अलग करता है। राइट। मतलब जब किसी को लगने लगता है कि ये पूरा सिस्टम, पुलिस और कानून उनकी जेब में है, तो वो अपराध को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाते। उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ असीमित राजनीतिक सत्ता से आता है। सही कहा। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो केंद्र है वो यही घटना है, नीतीश कटारा मर्डर केस। हम सिर्फ इस एक हत्या की कहानी नहीं खंगाल रहे हैं आज, बल्कि हम इस केस के जरिए भारतीय न्याय व्यवस्था की उस एनाटॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां कानून की किताबों में लिखी बातें असल जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से टकराती हैं। बिल्कुल। खासकर जो कानून को समझने वाले छात्र इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि जब एक साधारण परिवार का सामना एक ऐसे राजनीतिक परिवार से होता है जिसके पास सत्ता का पहाड़ है, हाँ। तो कानूनी लड़ाई कितनी जटिल हो जाती है। मतलब एक तरह से ये बिल्कुल डेविड बनाम गोलियत वाली स्थिति थी। एक तरफ एक आम आदमी और दूसरी तरफ असीमित राजनीतिक शक्ति। हाँ, और इस केस की परतें खोलना ना इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे सत्ता, इंसानी भावनाएं और कानूनी पेचीदगियां आपस में उलझ जाती हैं। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि कागजों पर कानून बिल्कुल अंधा और निष्पक्ष होता है ना। बिल्कुल। लेकिन अदालत के कमरों में जो असल लड़ाई लड़ी जाती है वो संसाधनों और रसूख की लड़ाई बन जाती है। तो चलिए इस घटना की बुनियाद को समझते हैं। एक तरफ नीतीश कटारा है, एक युवा साधारण सा बिजनेसमैन। उसके परिवार का राजनीति या किसी भी तरह के रसूख से कोई लेना देना नहीं था। सही बात है। और दूसरी तरफ है वो लड़की जिससे वो प्यार करता था। लड़की का परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली नाम था और इस परिवार को ये रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। देखिए, अगर इसे समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ 2 परिवारों की असहमति का कोई आम मामला नहीं था। ये सत्ता के असंतुलन का यानी पावर डायनामिक्स का एक चरम रूप था। मतलब उनका अहंकार आहत हुआ था। बिल्कुल। जब एक राजनीतिक रूप से ताकतवर परिवार को लगता है कि कोई आम नागरिक उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता को, उनके रुतबे को चुनौती दी जा रही है। हाँ। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनके बनाए हुए नियमों को तोड़े, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में उनके मुकाबले कोई हैसियत नहीं है। पर सोचने वाली बात है कि ये अहंकार किस हद तक जा सकता है। मतलब शादी से किसी को उठा लेना एक बात है, लेकिन जांच में जो सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। नीतीश को अगवा करने के बाद उसे बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन अपराधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। और ये कदम सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। शव को जलाना एक बहुत ही सोची समझी कानूनी रणनीति थी। अच्छा। हाँ, देखिए, आपराधिक कानून में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कॉर्पस डेलिक्टी कहते हैं। कॉर्पस डेलिक्टी? हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है अपराध का भौतिक प्रमाण। किसी भी हत्या के मामले में जो सबसे बड़ा सबूत होता है वो शव ही होता है। हाँ, क्योंकि शव से पता चलता है कि हत्या कैसे हुई। बिल्कुल, हत्या कैसे हुई, कब हुई, हथियार क्या था, ये सब। तो जब कोई शव को ही नष्ट कर देता है तो वो अभियोजन पक्ष यानी पुलिस और वकीलों से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेता है। अपराधी बहुत अच्छे से जानते थे कि बिना शव के अदालत में हत्या साबित करना लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। अगर कोई अपराधी जानबूझकर शव जला दे और फिर ये सोचे कि वो आसानी से बच जाएगा, तो ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी लगती है। ऐसा क्यों? मेरा मतलब है, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बंद कमरे से धुआं निकल रहा हो, अंदर जले हुए कागज पड़े हों और पास ही माचिस पड़ी हो। भले ही किसी ने आग लगाते हुए ना देखा हो, लेकिन परिस्थितियां तो चीख चीख कर सच बता रही है ना। क्या कानून सिर्फ इसलिए आंखें मूंद लेगा क्योंकि उसने किसी को आग लगाते हुए नहीं देखा? ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है
और जवाब है कि कानून बिल्कुल आंखें नहीं मूंदता। अच्छा। और यहीं पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की भूमिका शुरू होती है, जो छात्रों के लिए समझना बहुत जरूरी है। हाँ। जब कोई सीधा भौतिक सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं होता, तो अदालतें परिस्थितियों की ऐसी जंजीर की तलाश करती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजे की तरफ इशारा करे कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया है। बिल्कुल, कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया और किसी और ने नहीं। तो इस केस में वो जंजीर कैसे बनाई गई? क्योंकि अपहरण तो एक भरी हुई शादी से हुआ था, राइट? हाँ, तो इस जंजीर की जो सबसे मजबूत कड़ी थी वो थी अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत, जिसे लीगल टर्म्स में लास्ट सीन थ्योरी कहते हैं। ओके। भारतीय न्याय प्रणाली में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि अगर पीड़ित को आखिरी बार आरोपियों के साथ जिंदा देखा गया था, हाँ, और उसके तुरंत बाद पीड़ित की मौत हो जाती है या वो गायब हो जाता है, तो जिम्मेदारी उन पे आ जाती है। बिल्कुल, ये बताने का जो बर्डन है वो आरोपियों पर आ जाता है कि उस व्यक्ति के साथ आखिर हुआ क्या था। और इस केस में कई गवाह थे जिन्होंने नीतीश को आरोपियों की कार में जाते हुए देखा था। एक सेकंड, तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये साबित कर देने से कि नीतीश आखिरी बार उनके साथ था, पुलिस का काम खत्म हो गया? अरे नहीं, पुलिस का काम तो यहाँ से और भी मुश्किल हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो बचाव पक्ष है, जिनके पास देश के सबसे महंगे और चतुर वकील थे, वो जंजीर की किसी भी एक कड़ी को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो अदालत में ये साबित कर दें कि नीतीश उनके साथ जाने के बाद कहीं और चला गया था या किसी और ने उस पर हमला किया हो सकता है, तो एक उचित संदेह यानी रीजनेबल डाउट पैदा हो जाता है। और कानून का नियम है कि संदेह का फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है, राइट? एकदम सही। इसलिए पुलिस को मोबाइल लोकेशन, कार में मिले सुराग और गवाहों के बयानों को इतनी बारीकी से जोड़ना पड़ा कि कोई संदेह बाकी ही न रहे। गवाहों की बात निकली है तो यहाँ इस केस का सबसे तकलीफदेह और लंबा अध्याय शुरू होता है। हाँ, मतलब वो जंजीर बनाना आसान रहा होगा कागजों पर, लेकिन जब बात असल गवाहों को अदालत में पेश करने की आई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। और यहीं पर नीतीश की मां नीलम कटारा का वो संघर्ष सामने आता है जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। 15 साल तक वो न्याय के लिए लड़ती रही। देखिए, 15 साल कोई संख्या नहीं है, ये एक पूरा जीवन काल है। एक इंसान 15 साल में कहां से कहां पहुंच जाता है। सही बात है। लेकिन एक मां के लिए वो 15 साल सिर्फ अदालत के चक्कर काटने, तारीखों का इंतजार करने और एक भ्रष्ट व्यवस्था से टकराने में गुजर गए। टीवी शोज में तो फैसले एक एपिसोड में आ जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया होती है। अक्सर लगता है कि अदालतें बस काम धीरे करती हैं, हमारा सिस्टम ही स्लो है। लेकिन इस केस के बारे में पढ़ने के बाद समझ आता है कि ये देरी कोई प्राकृतिक चीज नहीं थी। इसे बाकायदा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों ने हर मुमकिन कानूनी दावपेच का इस्तेमाल किया। सही कहा, जब आपके पास असीमित पैसा और रसूख होता है तो आप न्याय प्रणाली की हर खामी का फायदा उठा सकते हैं। तारीखें आगे बढ़वाना, छोटी छोटी बातों पर ऊपरी अदालतों में अपील करना और जो सबसे बड़ा हथियार है, गवाहों को तोड़ना। हाँ, इस केस में कई गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। कानूनी भाषा में इसे हॉस्टाइल विटनेस होना कहते हैं। लेकिन एक सवाल है, गवाह मुकरते कैसे हैं? मतलब क्या उन्हें सिर्फ पैसे दिए जाते हैं? देखिए, पैसे तो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। जो असली खेल होता है वो मनोवैज्ञानिक दबाव का होता है। अच्छा। अब जरा सोचिए कि एक आम इंसान जो शायद एक वेटर हो या कोई छोटा कर्मचारी हो, उसे अचानक एक बाहुबली राजनेता के खिलाफ गवाही देनी है। डर तो लगेगा ही। बिल्कुल। पहले तो उसे लालच दिया जाता है, अगर वो नहीं मानता तो फिर उसे डराया जाता है, उसके परिवार को धमकियां दी जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे ये महसूस कराया जाता है कि वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला है। हाँ, क्योंकि पुलिस तो 24 घंटे सुरक्षा नहीं दे सकती ना। वही तो, पुलिस हमेशा सुरक्षा नहीं दे सकती और सामने वाले के पास सत्ता का पूरा तंत्र है। ऐसे में एक आम इंसान के लिए अदालत में खड़े होकर सच बोलना सुसाइड जैसा लगने लगता है। गवाह अपना बयान बदल लेते हैं क्योंकि अंततः उन्हें अपनी जान प्यारी होती है। और मुझे लगता है कि यही वो बिंदु है जहां नीलम कटारा की दृढ़ता एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है। वो कोई वकील नहीं थी, वो बस एक माँ थी जिसने अपना बेटा खो दिया था। उनके सामने देश के सबसे बड़े वकील थे, राजनीतिक गुंडे थे और एक ऐसा सिस्टम था जो उन्हें थकाकर तोड़ देना चाहता था। और मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें इस केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करवाना पड़ा था। बिल्कुल। गाजियाबाद में उन आरोपियों का इतना खौफ था
कि वहां किसी भी जज या गवाह का बिना दबाव के काम करना लगभग असंभव था। बाप रे। तो केस को दिल्ली स्थानांतरित करना न एक बहुत ही बड़ा कदम था। ये इस बात का सबूत था कि राज्य की सीमाएं और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव न्याय व्यवस्था को किस तरह पंगु बना सकते हैं। तो मतलब ये लड़ाई महज अदालत के कमरे की लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से एट्रिशन यानी धीरे धीरे सामने वाले को थका कर मार देने की रणनीति थी। हाँ, विरोधी पक्ष बस ये इंतजार कर रहा था कि कब ये माँ थक जाए, कब वो टूट कर घर बैठ जाए। और अपराधियों की जो सबसे बड़ी उम्मीद होती है वो समय ही होता है। समय के साथ गवाह गायब हो जाते हैं, सुराग धुंधले पड़ जाते हैं, जो जांच अधिकारी होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस मां के संकल्प का बहुत गलत आकलन किया था। वो हजारों बार अदालत गईं, हर अपमान का, हर धमकी का, हर निराशाजनक तारीख का सामना किया। यह सच में एक असाधारण मानसिक शक्ति का उदाहरण है। तो अंततः 15 साल की इस लंबी और थका देने वाली मैराथन के बाद अदालत ने सबूतों की उस राख से सच को ढूंढ ही निकाला। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की जंजीर थी वो साबित हुई। जजों ने मोबाइल रिकॉर्ड्स, अंतिम बार साथ देखे जाने की गवाहियों और बाकी वैज्ञानिक सबूतों को जोड़ा और रसूख के सारे दबाव को दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया और फाइनली आरोपियों को कड़ी सजा मिली। और देखिए, ये सजा ना एक बहुत ही गहरा अर्थ रखती है। कैसे? एक तरफ ये केस हमें सिस्टम की उन गहरी दरारों को दिखाता है जहां ताकतवर लोग कानून को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। गवाहों को खरीदना, सबूत नष्ट करना, केस को सालों साल लटकाना, ये सब बिना सत्ता के संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह सजा एक उम्मीद भी जगाती है। उम्मीद किस मायने में? इस मायने में कि हमारी न्याय प्रणाली पूरी तरह से खोखली नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना डरे, बिना झुके सिस्टम की हर बाधा को पार करते हुए खड़ा रहे, तो आखिर में न्यायपालिका की वो जो मूल संरचना है, जो उसका कोर है, वो अपना काम करता है। अदालत ने आखिरकार राजनीतिक रसूख पर तथ्यों को प्राथमिकता दी। ये बात कागजों पर सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे यहाँ इस बात को थोड़ा और कुरेदना पड़ेगा। हाँ, बताइए। क्या हम सच में इसे एक जीत मान सकते हैं? मतलब एक हत्या होती है, परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किसने अगवा किया, फिर भी एक माँ को अपने बेटे के कातिलों को सलाहों के पीछे देखने के लिए अपनी जिंदगी के 15 साल दांव पर लगाने पड़ते हैं। 15 साल का मतलब है किसी इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा और कीमती हिस्सा पूरी तरह से अदालतों की धूल फांकने में चला जाना। तो क्या ये न्याय की जीत है या ये हमारे सिस्टम के धीमेपन की एक खौफनाक तस्वीर है? देखिए, आपका ये सवाल ना न्याय प्रणाली के सबसे बुनियादी दर्द को छूता है। ये सच है कि जब तक न्याय मिलता है तब तक पीड़ित का बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। वही तो। 15 साल के मानसिक संताप की कोई भी अदालत भरपाई नहीं कर सकती। इसे हम एक आदर्श जीत तो बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन व्यावहारिक रूप से सोचें तो एक ऐसे माहौल में जहां शक्तिशाली लोग अक्सर साफ बच निकलते हैं, वहां उन्हें सजा मिलना एक अपवाद है। हाँ, ये तो है। ये केस एक नजीर बन गया कि कोई राजनेता, कोई भी रसूखदार परिवार कानून की पहुंच से बाहर नहीं है। यानी ये जीत व्यवस्था की नहीं थी, ये उस माँ के असीम धैर्य की जीत थी जिसने व्यवस्था को काम करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल सटीक बात कही। व्यवस्था ने स्वतः न्याय नहीं दिया, बल्कि नीलम कटारा ने व्यवस्था से न्याय छीन के लिया। तो आज के इस गहन विश्लेषण से जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही साफ है और थोड़ी डरावनी भी है। हमने देखा कि कैसे दिल्ली के एक सर्द रात में ताकत के नशे में चूर लोगों ने एक आम लड़के की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने उस कानूनी भूल भुलैया को समझा जहां सबूत मिटाकर कानून को अंधा करने की कोशिश की गई, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत ने सच को सामने ला ही दिया। और सबसे अहम बात, हमने उस लंबी प्रक्रिया को देखा जहां न्याय पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें इंसान मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से टूट सकता है। बिल्कुल। इस केस ने साबित किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन इसी के साथ ये पूरी चर्चा एक ऐसा विचार पीछे छोड़ जाती है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। सोचने वाली बात है, एक ऐसा मामला जहां सब कुछ इतना स्पष्ट था, अपहरण से लेकर गवाहों तक, महाशक्तिशाली अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक माँ को अपनी जिंदगी के 15 बहुमूल्य साल संघर्ष की आग में झोंकने पड़े। हाँ,
तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी वर्तमान न्याय प्रणाली डिफॉल्ट रूप से इस तरह से रची गई है कि उसका धीमापन और उसकी जटिलताएं सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों को ही फायदा पहुंचाएं? और अगर न्याय पाने की कीमत किसी इंसान की जिंदगी के 15 साल और उसका सब कुछ दांव पर लगाना है, तो उन अनगिनत मामलों का क्या होता होगा जहां लड़ने के लिए कोई 15 साल तक अदालत के दरवाजे पर खड़ा नहीं रह पाता? सत्य शायद उन फाइलों में कहीं दबकर ही रह जाता होगा।